Hello friends, this is DART, Daily Current Affairs Revision Test, in which we deal with 5 of the most important MCQs from the best sources that are PIB, The Hindu and Indian Express. This is an initiative by Questlink IAS, and today on 11th of August 2026 Tuesday, we will be dealing with today's 5 MCQs. Today's first question is from Environment. With reference to conservation of sustainable management of medicinal plants in India, consider the following statements. Number 1, C. buckthorn, Rhodiola, Artemisia, Aconitum are among the high altitude medicinal plants identified as having significant potential in Ladakh. And number 2, the National Medicinal Plant Board NMPB provides project-based support for activities such as conservation, research and development, marketing and forward and backward linkages in medicinal plant supply chain. And number 3, the eCharak platform provides information on medicinal plants and facilitates their promotion and marketing, including periodic market price information from herbal markets. Which of the statements given above is or are correct? Option A, 1 and 2 only. Option B, 2 and 3 only. Option C, 1 and 3 only. Option D, 1, 2 and 3. Now you can pause this video and attempt this question on your own. We will be moving to the solution and explanation. But before that, we will try to tackle this question based on our general understanding or any of the elimination trick if it applies here. अब देखिए ये ऐसे तो है फैक्चुअल क्वेश्चन और ये देखें विथ रेफरेंस टू कंजर्वेशन ऑफ सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ मेडिसिनल प्लांट इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. एक्चुअली ये न्यूज़ में क्यों है ना कि कुछ प्लांट्स को जो है सिग्निफिकेंट पोटेंशियल इन लद्दाख हाई एल्टीट्यूड मेडिसिनल प्लांट्स के रूप में आइडेंटिफाई किया है गवर्नमेंट ने. तो ये न्यूज़ अगर आपके ध्यान में है, ऐसे ये तो ध्यान में रहने वाला न्यूज़ है. और वैसे भी अगर आपको कहीं भी अगर आपने इन्वायरमेंट की या तो शंकर IAS पढ़ी हो या कोई भी बुक पढ़ा हो इन्वायरमेंट का या फिर रेगुलर न्यूज़ ही फॉलो करते हो और ज्योग्राफी भी पढ़ रखी है, तो आपको पता है कि सी बकथॉर्न जो है ये एक मेडिसिनल प्लांट है हाई एल्टीट्यूड में पाए जाने वाला. वैसे रोडिला, आर्टिमीजिया एंड एकोनिटम ये उतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन सी बकथॉर्न तो लोग जानते हैं. ये PYQ भी आ चुका है, तो ये तो जानना आपको जरूरी है. तो इस लॉजिक से, इस डिडक्शन से आप ऑप्शन 1 को सही मानो. ठीक है, अगर सही मान रहे हो तो एक ऑप्शन आपका इधर एलिमिनेट हो जा रहा है और 3 बचते हैं आपके. आगे पढ़ते हैं. नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड NMPB प्रोवाइड्स प्रोजेक्ट बेस्ड सपोर्ट फॉर एक्टिविटीज सच एज कंजर्वेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट. तो नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है, तो अगर आपको पता नहीं भी है तो भी आप सोच सकते हो कि ऐसा बोर्ड तो हो ही सकता है कि नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड होगा. तो ये है भी, और इसका काम देखो यहाँ पे बताया गया क्या, कंजर्वेशन, रिसर्च डेवलपमेंट, फॉरवर्ड वर्क, बैकवर्ड लिंकेजेज, मार्केटिंग, सप्लाई चेन वगैरह. तो बिल्कुल करेगा ही. बोर्ड का काम क्या होगा भाई, यही सब होगा. तो ये भी काफ़ी लॉजिकल सा स्टेटमेंट है. इसमें कुछ ऐसा रेड फ्लैग दिख नहीं रहा है जिसको एलिमिनेट करो आप. तो दूसरा भी सही है. तो दूसरा सही होने पे आपका एक और ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है नीचे से. तो आप 50-50 पे तो 2 क्वेश्चन से ही पहुंच गए हो. अब आखिरी क्वेश्चन आप पढ़ो. eCharak प्लेटफॉर्म प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन मेडिसिनल प्लांट एंड फैसिलिटेट्स दिस प्रमोशन एंड मार्केटिंग. तो eCharak है, देखो चरक संहिता. तो eCharak जो है बहुत ही पॉपुलर आयुर्वेद के फिजिशियन रहे हैं और साइंटिस्ट रहे हैं. तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो ये भी मतलब सही स्टेटमेंट लग रहा है, लॉजिकली लग रहा है. तो आप डी तक पहुंच सकते हो. अगर डी तक नहीं भी पहुंच रहे हो 50-50 तो आप पहुंच ही गए हो, मतलब 2 ऑप्शन से. आंसर डी है, तीनों ही सही है. तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक्सप्लेनेशन में आंसर डी है. और ये रहा कॉन्टेक्स्ट. लद्दाख्स यूनिक कोल्ड डेजर्ट एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस एंड रिच बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड सिग्निफिकेंट पोटेंशियल फॉर हाई एल्टीट्यूड मेडिसिनल प्लांट. हाई गवर्नमेंट इनिशिएटिव सीक्स टू प्रमोट while government initiative seeks to promote the conservation, scientific cultivation and sustainable utilization. तो ये जो पूरा क्वेश्चन था हाई एल्टीट्यूड मेडिसिनल प्लांट से रिलेटेड था. तो उसमें ये एग्जांपल हैं सी बकथॉर्न, रोडिला, आर्टिमीजा, एकोनिटम. आगे आपको इसके इमेजेस के साथ इन्फोग्राफिक्स मिलेगा, तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो याद करने के लिए चीज़ों को. have been identified as high altitude medicinal plant and significant potential in Ladakh. तो ये पहला स्टेटमेंट वो हमने वहाँ पर भी डिस्कस किया था, और वही नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के बारे में भी यहाँ दिया गया.
किस किस चीज़ में हेल्प करता है ये, और वो हमने क्वेश्चन में भी डिस्कस किया। उसी तरह ई चरक को देख लेते हैं। ये मोबाइल ऐप है, ओके, इट इज़ एन ऐप एंड ये प्रमोशन और मार्केटिंग मेडिसिनल प्लांट हर चीज़ में मदद करता है, और लोकल लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है। और फोर्टनाइटली मार्केट प्राइस ऑफ 100 मेडिसिनल प्लांट्स, मतलब 25 हर्बल मार्केट्स इंक्लूडिंग लद्दाख। तो मार्केट कहाँ कहाँ पे उनका इन्फॉर्मेशन देता है 25 हर्बल मार्केट्स, और जो 100 मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनके प्राइसेस क्या चल रहे हैं वो अपडेट इससे दिया जाता है, ओके। और ये रहा आपका इन्फोग्राफिक्स हाई एल्टीट्यूड मेडिसिनल प्लांट्स। ये रहा सी बकथॉर्न, इस पे क्वेश्चन आ चुका है PYQ में। और रोडीला ये है आपका दूसरा प्लांट, आर्टिमीजा, एकोनिटम, ये चारों जो फ्लावर्स हैं यहाँ पे आपको इमेजेस के साथ दिया गया, ये लद्दाख का मैप है। और उसके बाद इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी गई हैं, एंड इसमें प्लांट बोर्ड क्या क्या करता है, ई चरक प्लेटफॉर्म से क्या क्या रिलेटेड है, और सेंट्रल सेक्टर स्कीम के बारे में। तो इसको आप ध्यान से देखना, स्कैन करके पॉज करके, और ये आपको PDF में भी मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप देख सकते हो। और ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया, ये लिया गया है PIB के आर्टिकल से, PIB बैकग्राउंडर का आर्टिकल है, ये रहा हेडलाइन, जाके पढ़ो, अच्छा आर्टिकल है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा साइंस एंड टेक का है। कंसीडर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन, अ हाइपोथेटिकल कंपोजिट पार्टिकल इज प्रेडिक्टेड बाय क्वांटम chromodynamic QCD, the theory of the strong interaction unlikely ordinary hadrons. It is not expected to be composed primarily of quarks. Instead, it is theorized to arise from the self-interaction of gluons, the carrier of the strong force. Recent observation from BSE-3 experiment have strengthened the possibility that X2370 may contain a dominant component of this type. Which one of the following is best described above? Option A, meson. Option B, baryon. Option C, glue ball. Option D, lepton. Now you can pause this video and try to attempt this question on your own. We will move to solution and explanation. But before that, we'll try to tackle this question based on our general understanding, or any if elimination trick applies here, okay? Actually, this question is a little bit on, you can say, sophisticated side and complicated question. इतना डिटेल में तो UPSC अभी तक नहीं गया है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं क्वार्क्स से रिलेटेड, और जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन के ग्लूऑन से रिलेटेड, कुछ कुछ इस तरह के, मतलब हल्का सा हिंट में क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन इतना अंदर तक तो नहीं गया UPSC। लेकिन चूंकि ये BS3 एक्सपेरिमेंट जो है ये न्यूज़ में था, इसके कारण ग्लूऑन से रिलेटेड ये भी न्यूज़ में था। और अगर आप इसको ध्यान से पढ़ो तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है इसको जानना, क्योंकि ये काफ़ी स्पेसिफिक सा डेफिनेशन आ रहा है, स्पेसिफिक सा है। लेकिन फिर भी अगर आप कुछ लॉजिकली इंड्यूस कर पाओ, अगर आपको ग्लूऑन्स यहाँ दिख जाए, ध्यान अगर दे पाओ इसमें, ग्लूऑन्स को अगर आप कीवर्ड की तरह अगर सर्कल कर लो, और फिर आप चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखो, तो ग्लूऑन्स से रिलेटेड ये ग्लू बॉल है। तो अगर ये आप डिड्यूस कर पाओ तो आप सही आंसर पे पहुंच पाओगे। वैसे इस ऑप्शन को आप, इस क्वेश्चन को आप स्किप भी कर सकते हो अगर कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है और कीवर्ड्स आप अगर डिड्यूस नहीं कर पा रहे हो तो। फिर भी मैं आंसर बता देता हूँ, आंसर इसका C है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखो, आंसर C एक्सप्लेनेशन। और इसको हमने थोड़ा डिटेल में कवर किया है, ऐसे ये इतना डिटेल में UPSC पूछता नहीं है, फिर भी हमने कवर इसलिए कर लिया क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया, तो एक एक ऑप्शंस का क्या क्या मीनिंग है वो हमने देख लिया। फिर हम यहाँ पे आपको बता देते हैं। अभी ये कॉन्टेक्स्ट क्या था कि रिसेंट रिजल्ट फ्रॉम BS3 एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले तो जानते हैं ये BS3 एक्सपेरिमेंट क्या है। तो BS3 एक्सपेरिमेंट अ पार्टिकल फिजिक्स एक्सपेरिमेंट एट बीजिंग इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन कोलाइडर BEPC इन चाइना। जैसे कि लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर है ना यूरोप में, उसी तरह चाइना ने एक हेड्रॉन कोलाइडर बनाया है, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन कोलाइडर, जिसका नाम है BEPC, दैट स्टडीड पार्टिकल्स सच एज क्रोमियम एंड अदर हेड्रॉन्स टू इन्वेस्टिगेट द स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शंस। तो इसी में ये एक्सपेरिमेंट होता है BS3 का, जिससे जो उसमें क्या हुआ है कि हैव स्ट्रेंथेंड द केस फॉर X2370 एज पॉसिबल ग्लू बॉल, potentially provide evidence for form of matter composed of predominantly of carriers of the fundamental force। इसी में ये ग्लू बॉल का कॉन्सेप्ट निकल के आया, इसको हम लोग आगे आपको समझाएंगे। वैसे इतना डिटेल में जाना जरूरी नहीं है, मैंने काफ़ी बार मेंशन किया, फिर भी आप थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझ लो तो हो सकता है कि आपको
अगर आ गया ऐसा क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करने में आसानी हो। पहले तो जो ऑप्शन चारों दिए हैं उनमें पहला ऑप्शन था मेजॉन। इसको समझते हैं। इट इज अ कंपोजिट हाइड्रोन generally consisting of quark and antiquark. Mesons participate in strong interaction and include particles such as pions and kaons. Unlike a glue ball, a conventional meson has quark, antiquarks and constituents. अब देखो, ये काफी डिटेल का अंदर की क्वांटम फिजिक्स है। इतना हद तक जरूरी नहीं है, फिर भी ये मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। वैसे बैरियन जो है, इट्स अ टाइप ऑफ हेड्रॉन कंपोज्ड ऑफ 3 क्वार्क्स। इन कन्वेंशनल डिस्क्रिप्शन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर द मोस्ट फेमिलियर एग्जांपल ऑफ बैरियंस। ये थोड़ा देखो सही हो सकता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये बैरियन के एग्जांपल होते हैं। देयर कंपोजिशन इज देयर फॉर फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम ग्लूऑन बेस्ड स्ट्रक्चर प्रेडिक्टेड फॉर अ ग्लू बॉल। ओके, वैसे ग्लू बॉल क्या है? इज अ हाइपोथेटिकल कंपोजिट पार्टिकल प्रेडिक्टेड बाय क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स क्यूसीडी एंड इज एक्सपेक्टेड टू फॉर्म प्रीडोमिनेटली ऑन इंटायरली फ्रॉम ग्लूऑन्स। ग्लूऑन्स से मिलके बनता है ये ग्लू बॉल। आपको इसका आगे इमेज भी मिल जाएगा, आप उसको देख के थोड़ा सा दिमाग में रख सकते हो, लेकिन उतना ज़्यादा भी इसमें क्वांटम फिजिक्स में घुसने की जरूरत नहीं है। हमें पीएचडी नहीं करनी है। ये हमें बस मतलब ऊपर ऊपर से चीज़ें पता होनी चाहिए, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, लेकिन पीएचडी नहीं करना किसी में घुस के भी, ठीक है ना। ग्लूऑन्स आर द कैरियर ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन एनालॉग्स इन द ब्रॉड सेंस टू हाउ फोटॉन्स मेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट है। ये सब थोड़ा मोड़ा चीजें आप ध्यान रख सकते हो। हाइबर अनलाइकली photon gluons carry color charge and can interact with one another. This self interaction called QCD to predict the possibility of bound stated made primarily of gluon X2370 observed in BES3 data. तो उसी तरह लेप्टॉन क्या है? लेप्टॉन इज ए क्लास ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल दैट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स, muons, tau particles and neutrinos are example of leptons. Unlike mesons, baryons and glue balls, leptons are not composite particles made from quarks or gluons. ये रहा हमारा इंफोग्राफिक। ग्लू बॉल अ न्यू फॉर्म ऑफ मैटर, साइंटिस्ट हैव एविडेंस ऑफ ये। और उसी तरह प्रोटॉन का यहाँ पे दिया हुआ है, ये किस किस से मिलके बनता है? डाउन क्वार्क, अप क्वार्क। मतलब जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का भी जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ना, उसमें तोड़ोगे तो ये सब पार्टिकल्स आते हैं। मियोन्स, बैरियन, ग्लू बॉल, लेप्टॉन। वैसे मैं फिर से दोहरा दूं कि ये इसको इतना भी डिटेल में पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन थोड़ा आइडिया आपको होना चाहिए कि क्वार्क्स, ग्लूऑन्स, ये सब जो है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इनके भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। उसको भी अगर फर्दर ब्रेक करें तो ये सब आता है, समझे। ये क्वेश्चन लिया गया है हमारे द हिंदू के आर्टिकल से, और द हिंदू से साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस आते हैं। ये हमारा हिस्ट्री रहा है, पीवाईक्यू इससे पूछा ही जाता है द हिंदू के साइंस एंड टेक वाले कॉलम से, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने बनाया। थोड़ा सा मानता हूँ मैं कि थोड़ा ज़्यादा हार्ड बन गया, लेकिन फिर भी हम देख लिया हमने, और हमें बेसिक क्लैरिटी मिल गई कॉन्सेप्ट्स की कि ग्लू बॉल एक तरह से स्मॉल कॉन्स्टिट्यूएंट हो गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से भी अंदर अंदर की बात हो गई, और हाइड्रोजन कोलाइडर जो चाइना में उससे बना था, ठीक है। अब तीसरे क्वेश्चन पे हम आते हैं। ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। विद रेफरेंस टू डिलिमिटेशन ऑफ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The allocation of Lok Sabha seats among the states is to be readjusted on the basis of the population recorded in first census conducted after 2026. Number 2, delimitation involves not only the allocation of seats among the states, but also the redrawing of individual constituencies within each state. And number 3, a fresh delimitation exercise cannot be undertaken unless Parliament first passes a constitutional amendment specifically authorizing it. And number 4, the delimitation exercise implemented in 2008 did not involve redistribution of Lok Sabha seat among the states, but primarily redrew constituencies within the existing allocation. Which of the statements given above are correct? Option A 1, 2 and 4, option B 1 and 3 only, option C 2, 3 and 4, and option D 1, 2, 3 and 4. Now you can pause this video and try to attend this question on your own. We will move to solution and explanation, but before that we will try to tackle this question on our general understanding, or if any elimination trick applies. Okay, so looking at the question again, this is a polity question, और इसमें delimitation of Lok Sabha constituency in India
के बारे में, डिलिमिटेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो डिलिमिटेशन न्यूज़ में भी है भाई, क्योंकि सेंसस का अभी सेंसस आने वाला है 2027-26 का, तो इसी से रिलेटेड और डिलिमिटेशन का ट्राई कर रही गवर्नमेंट की डिलिमिटेशन हो नए सेंसस पे, और उसी से जोड़ दिया गया है जेंडर बेस्ड जो रिजर्वेशन है उसको भी। तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, काफ़ी बर्निंग टॉपिक है कह सकते हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें कुछ ट्रिक्स लग रहे हैं या नहीं, या जनरल स्टैंडिंग पे। अब देखिए इसमें जो है ना, 2 आर्टिकल सबसे इंपॉर्टेंट है। एक हो गया आर्टिकल 81 और दूसरा हो गया आर्टिकल 82। इन दोनों आर्टिकल में क्या क्या है, तो पहला है कि कंपाइलेशन ऑफ लोकसभा, कि किस तरह का लोकसभा है, उसमें कितने मेंबर्स होंगे, ये सब कंपाइलेशन से रिलेटेड है। वहीं कोई आर्टिकल 82 के बारे में देखें तो ये दिखाता है आपका रीएडजस्टमेंट आफ्टर सेंसस। ठीक है, रीएडजस्टमेंट आफ्टर सेंसस। तो एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जाए तो हर सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली साउथ के स्टेट्स जो हैं उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल पे अच्छा काम किया है और नॉर्दर्न स्टेट्स ने उतना अच्छा नहीं किया, तो इसीलिए उनको प्यूनिटिव ना हो उनके लिए उन्होंने जो अच्छा काम किया, इसलिए सेंसस को फ्रीज कर दिया गया 1970s के सेंसस के आधार पे। तो अब देखें तो the allocation of Lok Sabha seats among the states are readjusted on the basis of population recorded in first census conducted after 2026। ये सही बात है, ये अगर आपको नहीं भी पता है फिर भी the delimitation involves not only the allocation of seats among the states but also the redrawing of individual constituency within state। ये भी सही है। A fresh delimitation exercise cannot be undertaken unless Parliament first passes a constitutional amendment specifically authorizing it। तो ये क्या है कि ये स्टेटमेंट पढ़ो आप, ये बोल रहा है कि अमेंडमेंट करना पड़ेगा आपको डिलिमिटेशन के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। 81 82 देखो आप, 82 आर्टिकल खुद ही बोल रहा है कि हर सेंसस के बाद डिलिमिटेशन करना है, तो आपको डिलिमिटेशन करने के लिए अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आपको कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल ही दिया है ऐसा। तो ये तीसरा वाला गलत हो जाता है, और तीसरा वाला गलत होने पे आपका आंसर आ जा रहा है भाई। अगर थर्ड स्टेटमेंट तक आप पहुंच जा रहे हो, पहला दूसरा पता भी नहीं है, तीसरा तो जनरली आप समझ जाओ कि भाई अमेंडमेंट की जरूरत ही नहीं डिलिमिटेशन के लिए, तो उस हिसाब से आप आंसर पे पहुंच जाओगे। ए आपका आंसर है 1, 2 एंड 4। देखो एक्सप्लेनेशन, आंसर ए है पब्लिकेशन ऑफ 2027 सेंसस डाटा इज एक्सपेक्टेड टू ट्रिगर अ फ्रेश डिलिमिटेशन एक्सरसाइज रेजिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंसर्निंग इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बैलेंस बिटवीन डेमोक्रेटिक इक्वालिटी एंड फेडरल इंटरेस्ट। तो वही वाली बात है कि फेडरल इंटरेस्ट और डेमोक्रेटिक इक्वालिटी के बीच में डिबेट शुरू हो जाएगी नए सेंसस के बाद। चूंकि 2021 का सेंसस नहीं हुआ था, तो 26-27 वाला सेंसस इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनका डाटा पब्लिश होने के बाद काफ़ी तेज हो जाएंगे इन पे डिबेट्स और डिस्कशन, और अभी भी चल रही हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क प्रोवाइड फॉर रीएडजस्टमेंट ऑफ एलोकेशन ऑफ लोकसभा सीट्स अमॉन्ग स्टेट्स आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ पॉपुलेशन डाटा फ्रॉम फर्स्ट सेंसस कंडक्टेड आफ्टर 2026। इट present context this would be 27 census। the provision is contained in article 82 का यहाँ पर जिक्र है। दूसरे वाले में भी कि constitutional scheme provides for both allocation of seats among states and readjustment of constituency within states। तो इसमें दोनों तरह की डिलिमिटेशन की बात है, दोनों तरह की रीएडजस्टमेंट की बात है। पहला तो कि हर एक स्टेट को कितना कितना सीट मिल रहा है, उसके बाद जो सीट हर एक स्टेट के अंदर है जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, वो किस तरह से उसका मैप होगा, किस तरह से उसको एकोमोडेट किया जाए जिससे कि लगभग सब में सिमिलर पॉपुलेशन आए, रिप्रेजेंटेशन हर पॉपुलेशन का इक्विवेलेंट हो, नॉट इक्वल, एग्जैक्टली नॉट इक्वल। तो द रिलेवेंट प्रोविजन कंसर्निंग द कंपोजिशन एंड लोकेशन ऑफ सीट्स, तो 81 82 मैंने पहले ही बताया क्वेश्चन में। और अब आते देखते कि अ फ्रेश डिलिमिटेशन डज नॉट नेसेसरली रिक्वायर्ड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। The existing constitutional provision already provides for readjustment after the relevant census। A constitutional amendment would be required only if existing constitutional framework itself were sought to be altered। ये वाला जो तीसरा क्वेश्चन था, तीसरा स्टेटमेंट था जिसे हमने एलिमिनेट किया था, उसमें यही है कि जो मैंने बताया कि देखो भाई अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है डिलिमिटेशन के लिए। और फिर वही चौथा स्टेटमेंट देखें तो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज एस्टैब्लिश्ड इन 2002 एंड इम्प्लीमेंटेड इन 2008 प्राइमरीली इन्वॉल्व redrawing constituencies within the states। It did not redistribute the number of Lok Sabha seats among the states।
2002 में जो डिलिमिटेशन हुआ और 2008 में जो 2008 में इम्प्लीमेंट हुआ, इसमें स्टेट्स में जो नंबर ऑफ सीट्स हैं उसको घटाया बढ़ाया नहीं गया, सिर्फ अंदर में स्टेट्स के विद इन द स्टेट जो है बाउंड्रीज को रीअलोकेट किया गया और रीड्रॉ किया गया, लेकिन नंबर ऑफ सीट्स इन ईच स्टेट वाज मेड रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, और ये आर्टिकल लिया गया प्रेस रीडर यानी द हिंदू का ही है, द हिंदू के आर्टिकल से। ये रहा हेडलाइन, जाके पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा गवर्नेंस है, ये पीआईबी से लिया गया आर्टिकल है, पढ़ देता हूं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नव्या प्रोग्राम। Number 1, the Navya program is being implemented under Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana 4.0 to provide industrial relevant vocational training to young adolescent girls. And number 2, the program provides on the job training OJT and a mandatory holistic development module covering areas such as digital literacy, financial literacy, career readiness, and entrepreneurship orientation. Which of the statements given above is or are correct? Option A 1 only, B 2 only, Option C both 1 and 2, and Option D neither 1 nor 2. अब ये 2 स्टेटमेंट क्वेश्चन है। हम लोग सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएंगे। आप वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हो इस क्वेश्चन को। उससे पहले देखते हैं कि इसमें कोई एलिमिनेशन ट्रिक या फिर जनरल अंडरस्टैंडिंग पे ये बन पा रहा है। वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल है, लेकिन फिर भी ट्राई करें तो देखिए, नव्या प्रोग्राम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड अंडर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रोवाइड इंडस्ट्रियल रिलेवेंट वोकेशनल ट्रेनिंग टू यंग एडोलसेंट गर्ल्स। तो नव्या प्रोग्राम अगर आपको ध्यान है तभी कर पाओगे यार, ये फैक्चुअल है बहुत ही ज़्यादा। द प्रोग्राम प्रोवाइड्स ऑन द जॉब ट्रेनिंग OJT फॉर अ मैंडेटरी होलिस्टिक डेवलपमेंट मॉड्यूल कवरिंग एरिया सच एज डिजिटल। तो इस तरह की जो बातें हैं ना कि डिजिटल लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी, तो ये तो करेगा ही अगर कोई प्रोग्राम है जो कि ट्रेनिंग दे रहा है ऑन द जॉब। तो दूसरा स्टेटमेंट तो सही मान लोगे आप, अगर पहला नहीं भी पता है कि नव्या जो है एडोलसेंट गर्ल से रिलेटेड है, लेकिन ये भी नाम से आपको लग रहा है, तो दूसरा सही लेके चल रहे हो आप, तो ए और डी एलिमिनेट हो जा रहा है आराम से। ठीक है, तो 50-50 पे आप पहुंच जा रहे हो बिना फैक्चुअल नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग के, सिर्फ जनरल अंडरस्टैंडिंग पे बिना फैक्चुअल नॉलेज के। उसी तरीके से अगर आप इसको देखो, मतलब अगर थोड़ा लॉजिक लगाओ, 2 रुपये का लॉजिक जो बोले, तो नव्या नाम से लग रहा है एडोलसेंट गर्ल से रिलेटेड होगा, तो इस तरह से अगर लगा के भी बनाओ, तो अगर टिक मारो आंसर सी पे तो सही हो जाएगा। अगर बी पे भी मारे तो 50-50 चांसेस थे सी और बी में। खैर आंसर सही है सी, दोनों ही सही है स्टेटमेंट्स यहाँ पे। और ये न्यूज में क्यों है, कॉन्टेक्स्ट क्या है? द गवर्नमेंट हैज एक्सपेंडेड नव्या नर्चरिंग एस्पिरेशनल थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलसेंट गर्ल्स। इसके फुल फॉर्म में ही एडोलसेंट गर्ल्स है। ठीक है, तो याद रखना इसको। 100 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स फ्रॉम 27 में, एंड फोकस ऑन द इम्प्रूविंग एम्प्लॉयबिलिटी एंड इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन ऑफ एडोलसेंट गर्ल्स। तो ये इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का जिसमें कि एडोलसेंट गर्ल्स पे ध्यान दिया जाएगा। तो यही था कॉन्टेक्स्ट। और बाकी तो पहला स्टेटमेंट की नव्या इज इम्प्लीमेंटेड अंडर PMK 4.0 एंड फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रियल रिलेवेंट स्किल, सही है ये। और प्रोग्राम इनकॉर्पोरेटेड ऑन द जॉब ट्रेनिंग मैंडेटरी होलिस्टिक डेवलपमेंट मॉड्यूल कवरिंग डिजिटल लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी, ये भी सही है। ये सब बेसिक कंपोनेंट्स है प्रोग्राम के, और लगभग हर कंपोनेंट में ये सब तो होता ही है कि अवेयरनेस जनरेट करना, लिटरेसी देना, डिजिटल, फाइनेंशियल, ये सब ठीक है, कैरियर रेडीनेस डेवलप कराना, एंटरप्रेन्योरशिप ओरिएंटेशन, ये सब ठीक है। और ये लिया गया है देखो PIB के आर्टिकल से। PIB पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि PIB ही ऑथेंटिक सोर्स होता है गवर्नमेंट डेटा का। उसी से ढेर सारे न्यूज़ भी बनते हैं, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के, और इसके अलावा UPSC के डायरेक्ट क्वेश्चन और दूसरे स्टेट PCSS के डायरेक्ट स्टेट क्वेश्चन आते हैं PIB से। तो ये PIB से लिया गया है। ये रहा आपका हेडलाइन, आप जाके पढ़ो, अच्छा आर्टिकल है। गवर्नेंस से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं PIB से, ये भी PIB से ही बनाया गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन गवर्नेंस से। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पैमाना प्रोजेक्ट असेसमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग एंड एनालिटिक्स फॉर नेशन बिल्डिंग। Number 1, Paymana is a web-based platform developed by Department of Promotion of Industries and Internal Trade (DPIIT) for monitoring central sector infrastructure project costing rupees 150 crore or more. And number 2, it replaces the earlier online computerized monitoring system OCMS 2006 and seeks to strengthen transparency and evidence-based monitoring of infrastructure projects. And number 3, Paymana CRIP module. It
is intended to function as central repository of infrastructure projects, with projects data also supporting the mechanisms such as Pragati and PMG. Which of the statements given above are correct? Option A 1 and 2 only, option B 2 and 3 only, option C 1 and 3 only, and option D 1, 2 and 3. अब आप इस वीडियो को पॉज करके इसको अटेम्प्ट करने का ट्राई कर सकते हो। बाकी हम लोग सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे, उससे पहले हम लोग हमेशा की तरह इसको देखते हैं कि ये किसी तरह से सॉल्व हो सकता है कि नहीं। वैसे ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, गवर्नेंस के ज़्यादातर क्वेश्चन फैक्चुअल होते हैं, फिर भी कुछ लॉजिकली डिड्यूस कर पाए तो अच्छी बात है। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ें तो पैमाना वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म सर्विस है, और ये अच्छी बात तो ये है कि क्वेश्चन में ही हमको फुल फॉर्म दे दिया गया पैमाना का, प्रोजेक्ट असेसमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग एंड एनालिटिक्स फॉर नेशन बिल्डिंग। इसके आधार पर देखो कुछ तो निकल सके। तो ये कह रहे हैं कि ये DPIIT का प्रोजेक्ट है, बोले तो कि प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड का, जबकि ऐसा है नहीं, समझे कि ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन और नेशन बिल्डिंग एनालिटिक्स की बात कर रही है। तो ये है एक्चुअली मॉस्पी का, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो ये मॉस्पी का प्रोग्राम है, ना कि DPIIT का। इससे पहला वाला गलत हो जाता है क्योंकि पैमाना की बात हो रही है यहाँ पे, स्टैटिक्स का, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का एंड डाटा एनालिटिक्स का, मॉनिटरिंग का, तो मॉस्पी होगा। ठीक है, ये आपको लॉजिकली समझना है। तो पहला गलत हो जा रहा है हमारा, और आंसर हमारा सिर्फ एक ही स्टेटमेंट पढ़ के आ जा रहा है, आंसर बी 2 and 3 ओनली। खैर फिर भी 2 and 3 अगर देखो तो रिप्लेसेस अर्लियर ऑनलाइन कंप्यूटराइज मॉनिटरिंग सिस्टम, तो ये सही है। पैमाना क्रिप मॉड्यूल ये भी सही है। अब हम बढ़ते हैं सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन पे। आंसर बी है, और ये न्यूज़ में क्यों था कि पैमाना जो है इज इंडिया डाटा ड्रिवन प्लेटफॉर्म फॉर मॉनिटरिंग मेजर सेंट्रल सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स स्ट्रेंथनिंग एविडेंस बेस्ड गवर्नेंस। तो PIB में ये मेंशन था, उसी से ये बना है क्वेश्चन, और ये मॉस्पी का है जो मैंने बताया वहाँ पे, और ये लॉन्च हुआ है। ये लॉन्च डेट, ऐसे डेट वेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता नहीं है UPSC के लिए। OCMS 2006 online computerized monitoring system is aimed to improve project monitoring through digital data analytics and greater transparency. Paymana Crib launched on 8th July 2026 replaces DPIIT integrated project monitoring portal. तो DPIIT का एक project monitoring portal था, उसको replace करता है पैमाना क्रिप। पैमाना क्रिप जो है और सेंट्रल रिपोजिटरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का प्रोजेक्ट रिलेटेड जितने भी डाटा हैं उसको ये प्रगति करके जो है कि प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन PMG वुड सब्सिक्वेंटली सोर्स अपडेटेड थ्रू। तो ये रिपोजिटरी की तरह काम करता है, सेंट्रल रिपोजिटरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के बारे में जो भी डेटा वेटा है। ठीक है, और ये भी लिया गया PIB के आर्टिकल से। PIB बैकग्राउंडर का पैमाना आर्टिकल है। PIB बैकग्राउंडर के होलिस्टिक कवरेज के आर्टिकल होते हैं, ये मैंने बताया हुआ है आपको, इसको पढ़ना चाहिए आपको। वैसे आज का इसी तरह से हो जाता है हमारा खत्म 5 क्वेश्चन। और आपको PDF और सॉल्यूशंस और MCQs के PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। ये रहा नाम हमारा, और ये स्कैनर है। वहीं दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स ये हैं जिनको फॉलो करके आप रेगुलर अपडेट्स पे जा सकते हो। एंड वी आर अ ग्रोइंग चैनल, प्लीज सपोर्ट, लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर अच्छा लगे तो फॉलो करो। थैंक यू वेरी मच।